तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुइन सागा के पार्ट 2 या पार्ट 8 में। आपको जो कहना है वो कह सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना। और आज से इसका थर्ड चैप्टर शुरू होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले Wake up to reality. चैप्टर 3 द डे ऑफ द सेम। कहानी उसी गुइन और एप की फाइट से शुरू होती है। वो एप गुइन से भी बड़ा और विशाल था, लेकिन गुइन को उससे डर नहीं लग रहा था। वो बस आराम से खड़ा था। वो एप गुइन की ओर बढ़ता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये भाग क्यों नहीं रहा, जैसे दूसरे लोग भागते हैं। कुछ लोग की तो चड्डी गीली हो जाती है। वो एक एप था, तो अपनी छाती को हाथों से पीटने लगता है। उस एप की आंखों में गुस्सा दहक रहा था। वो ज़ोर से चीखता है। फिर वो बंदर अपने हाथों से गुइन को मारने जाता है, लेकिन गुइन नीचे झुक जाता है। अगर उस बंदर ने गुइन को पकड़ लिया होता तो वो लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती, और गुइन उस बंदर की तरफ आगे बढ़ता है। बंदर की सांसें अब क्रोध और लड़ाई के लिए जलती हुई उत्सुकता से भरी हुई थी। फिर से बंदर ने हमला किया, पर गुइन फिर नीचे हो गया और गुइन ने बंदर के गले और हाथों को पकड़ लिया। फिर गुइन ने पीछे की ओर गिरते हुए बंदर को आगे की ओर फेंकता है। बंदर का सिर पत्थर पर टकराया, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। फिर गुइन ने उस बंदर की गर्दन को तोड़ने की कोशिश की, पर वो तोड़ नहीं सका। तो गुइन ने उसे धक्का देकर आगे की ओर फेंक दिया, और यहाँ वो बंदर समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। तभी वेनन कहता है एक। यहाँ उसने समय गिनने के लिए एक रेत घड़ी रखी थी, और उसमें ऊपर की सारी रेत एक बार नीचे आ गई थी, और वेनन ने उसे पलट दिया और रेत गिरना फिर से शुरू हो गई। हाँ, यहाँ गुइन की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी, पर वो बंदर बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ था। फिर वो बंदर रुक गया और गुइन तो शांत था ही। ब्लैक काउंट वेनन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? ब्लैक काउंट ने थूकते हुए उसके पास रखा पानी का जग उठाया और नीचे फेंक दिया। वो गुइन और उस एप के बीच में गिरा, जिससे आवाज़ हुई, और इसी का ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ट्रिगर हो जिससे कि वो दोनों फिर से अपनी लड़ाई स्टार्ट करें। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और लड़ने लगे। गुइन ने वहाँ से टूटे हुए जग का एक टुकड़ा ले लिया, और मौका मिलते ही गुइन ने उससे उस बंदर की आँख को फोड़ दिया। बंदर इतनी ज़ोर से चीखा कि काल कोठरी के दरवाजे हिलने लगे। फिर गुइन ने उस बंदर के गाल पर इसे चीर। उस बंदर ने गुइन के सिर को पकड़ लिया था, तो गुइन गुर्राया। वो बंदर गुइन के सिर को जोरों से दबा रहा था। गुइन का मास्क टेढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके मास्क के कारण गुइन के सिर को और गुइन ने बंदर की आंखों के ऊपर पत्थर से मारा, और बंदर ने अपनी पकड़ ढीली की और गुइन बच गया। पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके कंधे और छाती से खून बह रहा था। गुइन को बहुत दर्द हो रहा था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और वहाँ उस वेनन के कुछ सिपाही भी उसे देख रहे थे। और वो बंदर गुस्सा हो रहा था। उसने जग के टुकड़ों को मुंह में डालकर दांतों से उसे धूल बना दिया। हाँ, सच में ये बंदर साला कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करता है, हैं? फिर एक सिपाही ने अपनी तलवार गुइन की ओर फेंकी, पता नहीं क्यों, बस फेंकी, और कहा कि ये लो। फिर गुइन ने उसे उस बंदर के पेट में घुसेड़ दिया, पर वो बंदर मरा नहीं। गुइन बार बार मारे जा रहा था। गुइन पूरा खून से लथपथ था, पर वो बंदर फिर भी गुइन पर हमला कर रहा था। वो बंदर पीछे की ओर उछला और गिर गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए गुइन ने उस तलवार को बंदर की गर्दन में घुसेड़ दिया, और वह बंदर मर गया। गुइन खून से लथपथ था। वो पहचान में नहीं आ रहा था। उसके शरीर पर घाव थे, और वो वहीं थक कर गिर जाता है। वेनन कहता है, मूर्ख मूर्ख, उसे तलवार क्यों दी? मैं उसे अपने नंगे हाथों से उस बंदर को चीरते हुए देखना चाहता था। तो वो कैप्टन जो खुद उसे तलवार देने ही वाला था, गुइन को तलवार देने ही वाला था, वो वेनन से कहता है कि महाराज, इस बंदर के सामने इतनी देर तक टिक कर उसने, यानी कि गुइन ने, अपनी शूरवीरता साबित कर दी है। तो वेनन कहता है, इससे और कुछ नहीं, बस तुम्हारी मूर्खता ही साबित होती है। अब जाओ और उस गुइन को खाना दो और काल कोठरी में डाल दो, और जिसने उसे तलवार दी है मैं खुद उसे सज़ा दूंगा। तो वो कैप्टन
वेनन को सज़ा ना दे इसके लिए समझाता है। यानी कि वो कैप्टन वेनन से कहता है कि वो जिस आदमी ने ग्वीन को तलवार दी है उस आदमी को सज़ा ना दे। तो वेनन कहता है ठीक है। उसे तलवार देने वाले को अपना कवच उतार कर तलवार देकर नीचे उसके सामने मतलब ग्वीन के सामने उतारो। अगर वो जीत गया तो मैं उसे तुम्हारी जगह मतलब नया तीसरा कैप्टन बना दूंगा। तो वो तीसरा कैप्टन कहता है कि औरो, जिसने उसे तलवार दी उसका नाम औरो है, तो औरो उसके सामने जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो वेनन कहता है जीवित रहने की किसने बात की, अगर वो ग्वीन को खरोच भी लगा देता है तो बहुत है। और वेनन ने एक बटन दबाया और सीढ़ी बन गई। ग्वीन तभी खड़ा हुआ और सीधा वेनन के पास पहुंच गया, क्योंकि उसे यही चाहिए था कि वेनन के पास पहुंच सके। ग्वीन वेनन की गर्दन पर तलवार रखकर उसके सामने के सैनिकों से कहता है कि रास्ता दो, वरना इस सड़ते हुए मांस को काट दूंगा। उन सैनिकों की पहले ही ग्वीन को जीवित देखकर फट गई थी, पर वो मंगोल के वफादार भी थे। फिर ग्वीन उन सैनिकों से हटने को कहता है और औरों को शुक्रिया कहता है तलवार के लिए, और कहता है कि मुझे उस स्थान पर वापस ले चलो जहां मुझे कैद किया गया था। लेकिन तभी वेनन हंसने लगता है और कहता है कि अगर वह यानी ग्वीन अधिक चतुर होता तो मुझे अपनी ढाल के रूप में नहीं चुनता। ग्वीन रुक गया और बोला कि आप स्टेफलोस के किले के स्वामी हैं, है न? वेनन कहता है मैं हूँ, पर मैं मंगोल का शापित ब्लैक काउंट भी हूँ। अगर तुम इस तलवार को मेरे पेट में गले के नीचे, जहाँ सिर्फ एक पतली लोहे की प्लेट है जिससे हवा मेरी त्वचा को नहीं छूती, उसे काटोगे तो प्लेग हर जगह फैल जाएगा। ग्वीन इसे सुनकर फ्रीज हो गया था और पीछे हट गया। और ग्वीन ने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे वो पूरी तरह से डरने लगा था। तो वेनन बोलता है मैं खुद अपना मुखौटा उतार देता हूँ। और वेनन उतारने के लिए हाथ अपने मुखौटे की ओर बढ़ाने लगा और सारे लोग भागते रहे, पर वहाँ कैप्टन नहीं भागा और बोला महामहिम दया करे। फिर वेनन कहता है कि ग्वीन को पकड़ो और मैं तुम सबको जाने दूंगा। फिर सब सिपाही ग्वीन को पकड़ लेते हैं। ग्वीन कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ करेगा तो वेनन प्लेग बीमारी को फैला देगा और ग्वीन उसके साथ चला जाता। फिर वो जा रहे थे तो ग्वीन का सर छत से टकराने वाला था, पर तभी औरो बोलता है सावधान, और ग्वीन औरो को सिर हिला के शुक्रिया किए कहता है, पर कुछ बोला नहीं। फिर औरो ग्वीन से धीमी आवाज़ में बोलने लगता है कि तुम एक महान योद्धा हो वगैरह वगैरह, पर ग्वीन कुछ नहीं बोलता। उसके कैप्टन ने उसकी ओर देखा और औरो चुप हो गया। ग्वीन उस वेनन से बहुत डर रहा था। हाँ सच में, मतलब लाइट नॉवल में तो यही लिखा है कि ग्वीन उस वेनन से डर रहा था। फिर वो लोग ग्वीन को वहीं पर ही जेल में बंद कर देते हैं और यहीं हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 हम देखते हैं कि ग्वीन उसी जेल में उसी कमरे में आ गया था। तो रेमस उसकी कमर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी हाइट ग्वीन से आधी थी। रेमस थोड़ा सा वहाँ पर डरा हुआ था और ग्वीन भी रेमस के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा, और इससे उसके दिल को सुकून मिला, यानी ग्वीन के दिल को। उसे ये अच्छा लग रहा था। रेमस कहता है तुम वापस आ गए, मैं बहुत चिंता में था, मुझे लगा कि तुम मारे जाओगे ग्वीन। तो ग्वीन हंसने लगता है और वो कहता है कि मुझे मारने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं भूखा हूँ, मुझे खाने और वाइन की ज़रूरत है, अगर कुछ है तो। फिर रेमस खाना लाता है। फिर ग्वीन भुक्खड़ों की तरह खाने लगा। जितना उसके मुंह में मांस आ सकता था उसने उतना मांस उसके मुंह में ठूस लिया। रेमस किसी बात की चिंता कर रहा था, तो ग्वीन को लगता है कि वो रिंडा की चिंता कर रहा है। तो ग्वीन उसे रिंडा की चिंता करने से मना करता है
तो रेमस कहता है, नहीं वो बात नहीं है, मैं पड़ोसी आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। गुइन कहता है, उसके बारे में क्या? फिर रेमस सारी बातें बताता है कि गुइन के जाने के बाद क्या हुआ, और वो क्या कहता है। और वो कहता है कि उस बातचीत के बाद मैंने उसे फिर से बुलाने की कोशिश की, पर मुझे एक फर्नीचर के हिलने की और उस आदमी के रस्सी से उतरने की आवाज़ आई। रेमस आगे कहता है कि वो जब रस्सी से जा रहा था तब मैं चिल्लाया कि रुको, पर वो इस्तीवान नहीं रुका और वहाँ से चला गया। रेमस कहता है कि इस्तीवान ने हमें धोखा दिया। गुइन ये सब सुनकर हंसने ही वाला था, पर वो कहता है कि मैं जानता था, उसका इरादा हमें साथ ले जाने का था ही नहीं। उसे जो करना है वो करने दो, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, मेरे छोटे राजकुमार। और गुइन वहीं सो जाता है और रेमस कोने में बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गुइन की आंखें खुलती है और वो रेमस से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन भविष्य देख सकती है ना? मुझे उसे इस किले के बारे में पूछ। तो रेमस कहता है कि क्या पूछना है। रेमस थोड़ा सा रूठा हुआ, थोड़ा सा मुंह फुलाकर बोल रहा था, क्योंकि उसके पास उसकी बहन की जैसी ताकतें नहीं थी और वो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा यूज़लेस महसूस कर रहा था। तो गुइन कहता है कि मैंने जब उस बंदर से लड़ने के बाद वेनन को बंदी बनाया तो मैंने बहुत अजीब देखा। मैंने जब उस बंदर से लड़ने के बाद वेनन को बंदी बनाया तो मैंने बहुत अजीब देखा। मैंने जब उसके गले पर लोहे की प्लेट के नीचे देखा तो मैं कांपने लगा। मेरे हाथ और पैर, पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे हाथ से तलवार गिर गई। मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि वहाँ एक मुरझाया हुआ चेहरा तो होगा ही, पर वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पर गुइन की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि शायद वेनन एक आत्मा जैसा कुछ है, उसकी कोई इंसानों की तरह बॉडी नहीं है और इसीलिए वो अपने आप को, अपने शरीर को ढक के रखता है। फिर जो भी है वो आगे तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। गुइन आगे कहता है कि उसकी गंध इतनी बढ़ गई कि मैं उसे सहन नहीं कर सका। गुइन अपनी आंखें बंद कर ली और बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह ब्लैक काउंट वेनन वास्तव में कौन है। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करने लगे और उन्हें याद आया जो इस्तीवान ने कहा था कि यह किला तबाह होने वाला है। गुइन कहता है कि मैं रूडवुड के ज़ॉम्बीज़ और इस किले में से रूडवुड को चुनूँगा। हम यहाँ से चले जाएंगे रिंडा को लेकर, चाहे जो भी हो। और इसी के साथ गुइन सो जाता है। रेमस एक कोने में बैठा रहता है। फिर उसे कुछ सैनिकों की आवाज़ आने लगती है। फिर वहाँ एक सैनिक मशाल लेकर आया और दूसरे सैनिक से कहा कि यहाँ एक आदमी और राजकुमार है। तो गुइन ने कहा कि क्या यहाँ पर सो भी नहीं सकते? तो सैनिक कहता है कि कोई कैदी नीचे कैश नदी में कूद गया है। फिर एक दूसरा सैनिक कहता है कि इस दूसरे कमरे में एक छेद है, वो यहाँ से भागा होगा। और हाँ, यहाँ पर ये लोग इस दीवान की बात कर रहे हैं। फिर वो सैनिक सारी बातें कहता है कि यहाँ कौन था और उसका नाम क्या था। एक सैनिक कहता है कि यहाँ वलाचिया से इस्तीवान था। वलाचिया के पास समुद्र है तो उसे लगा होगा कि वो कैश नदी पार कर लेगा, पर वो पार नहीं कर पाएगा। फिर वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। गुइन कहता है कि इस्तीवान एक पीस में नीचे उतरा होगा, पर कैश नदी में तैरना। तो रेमस कहता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तो गुइन कहता है मैं नहीं जानता, मुझे बस मैं कौन हूँ या कौन था ये याद नहीं। कैश नदी या उसके आगे नॉसफरस सब याद आ रहा है, पर मेरे बारे में मुझे कुछ याद नहीं। और गोरान, पैरोस और मिडिल कंट्री ये सब मेरी याददाश्त में एक छेद की तरह है। शायद ये सारी जानकारी किसी ने मेरे में डाल दी है और यहाँ छोड़ दिया था।
पर अभी मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। सो जाओ। लेकिन रेमस वहाँ डर रहा था क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और गुइन सो जाता है। वहाँ नीचे इस्तेवान को काले घुड़सवार ढूंढ रहे थे और उसी की आवाज़ें आ रही थी रेमस को। फिर रेमस थोड़ी देर कोने में बैठा रहा और फिर वो एक कुर्सी लेकर उस पर खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। वहाँ लोग मशाल की रोशनी में इस्तेवान को ढूंढ रहे थे। फिर सुबह होने लगी और रेमस ने एक काले टावर को देखा जो बिल्कुल सामने था। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी। उसे इस तरह से बनाया गया था कि जिससे उस टावर में रोशनी ना पहुँचे। जो लोग अभी तक नहीं समझे, मैं उन्हें बता दूं कि यह टावर द ब्लैक काउंट वेनम का है। और रेमस काले टावर को देखकर थोड़ा डर जाता है। वो नीचे कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन वो फिर से एक बार कुर्सी पर खड़ा होकर देखता है बाहर खिड़की से, पर फिर वो बैठ जाता है कुर्सी पर वापस। फिर एक ज़ोर से चीख सुनाई देती है। इससे गुइन जाग जाता है। वो चीख और किसी की नहीं थी, रिंडा की थी। रिंडा ने चीखते हुए कहा कि मुझे जाने दो। तुमने मुझे एक और बार छुआ तो मैं मेरी ज़बान काट लूँगी। कोई बचाओ। रेमस, रेमस, गुइन। और यहीं हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो अब रिंडा क्यों चीखी, उसके साथ क्या हुआ और क्या होगा, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। और आपकी अगर कोई भी थ्योरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बोल दिया ना एक बार ने। तो फिर मिलता है दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।